माना जाता है। ये दो खंडों में बटे होते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट के बारे में अगर जाने तो उसके दो वैल्यू होते हैं, एक होता है x और एक होता है y। तो यहाँ x और y जैसे अगर बताया गया किसी भी पॉइंट को, तो वो ग्राफ के अंतर्गत अगर देखें तो x होता है अब्सिसा और y होता है क्या होता है ऑर्डिनेट के रूप में। दोनों को मिला दे तो ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट। दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट बनेगा। और सेंटर पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। और x एक्सिस का एक तरफ अगर देखें इंटीजर के जैसे तो प्लस होगा, बी सेंटर में शून्य होगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से y एक्सिस के भी साथ होगा कि y एक्सिस का एक पॉइंट x एक्सिस पे प्लस हो गया है यहाँ पे, फिर सेंटर पर शून्य हो जाएगा, और फिर देखेंगे तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार से इसे चार खंडों में बांटा गया है। तो यहाँ देखिएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, चार खंड है। और हर एक का साइन देखिएगा तो प्लस x का और प्लस y का मिलाएंगे तो प्लस प्लस साइन हो जाएगा। वैसे ही अगर हम सेकेंड में देखते हैं तो x का क्या हो गया माइनस और y का हो गया प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर थर्ड में देखेंगे तो x का माइनस और y का भी माइनस हो गया, तो माइनस माइनस होगा थर्ड में। और फोर्थ में आएंगे तो देखिएगा x प्लस है और y क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस होगा। यानी उसके साइन के द्वारा आप जान सकते हैं कि वो किस सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। अब आता है कि किसी भी लाइन की लंबाई को जानना। जैसे अगर a और b दो पॉइंट दिए गए तो a का वैल्यू x1 y1 हो जाएगा और b का वैल्यू x2 और y2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ab की लंबाई जो होगी वो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर। ठीक है। अगर इसमें से कोई अगर पॉइंट जीरो यानी ओरिजिन से होकर के गुजरे, ओरिजिन से होकर के गुजरे या जीरो और a हो जाए तो इसमें क्या होगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्लियर होंगे यहाँ पे। अब बताता है सेक्शन फार्मूला के रूप में अगर a और b है और उसको कहीं से कट किया गया है तो m और n के रूप में होगा। हो सकता है कि m बड़ा हो n से या n बड़ा हो m से, दोनों फॉर्म हो सकते हैं। तो इसमें p का वैल्यू x y से पूछा जाता है। तो p का वैल्यू जैसे पूछेंगे तो x बराबर क्या होगा m x2 प्लस n x1, y हो जाएगा m प्लस n के रूप में। ऐसे y का भी वैल्यू होगा m y2 प्लस n y1, n y1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या m प्लस n के रूप में। इसके बाद देखेंगे इसी के आगे जैसे बताया गया कि m और n अगर बड़ा छोटा अगर जो भी है उसके जगह दोनों बराबर हो जाए, m और n क्या हो जाए आपस में बराबर हो जाए। तो m और n जब बराबर होंगे तो मिड पॉइंट के रूप में हो जाएगा। तो जब मिड पॉइंट के रूप में होंगे तो a और b है, p क्या है a और b के रूप में लिखे हैं और m n इक्वल है यहाँ पे। तो इस प्रकार से a क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 by 2 के रूप में और b हो जाएगा y1 प्लस y2 by 2 के रूप में। ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बाद क्या बताया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल का जिक्र आता है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 y minus y1 फिर x2 y3 minus y1 फिर x3 y1 minus y2 के रूप में इसे बताया जाता है। अब आता है सेंट्रल। अगर हम ट्रायंगुलर शेप में अगर g लेते हैं मान सेंट्रल पॉइंट पे तो g का नियामक क्या होगा, तो g का नियामक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 by 3 के रूप में। तो यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बताया गया कोऑर्डिनेट में इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 2 3। तो एक सर्कल है जिसके डायमीटर, ठीक है, डायमीटर का एक पॉइंट जो है मानते इसे ए कर दें तो ये कितना है आपका ए जो है तो 2 और 3 है। ठीक है। और उसके बाद यह एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स सेंटर -2 और 5 हो गया। और देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर ए बी एंड सी, तीन कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं ए बी और सी। और ए बी सी में बताया गया कि ए का वैल्यू 2 2 है, बी का वैल्यू -4 और -4 है और सी का वैल्यू 5 और -8 है। इसमें बताया गया सी जो है वर्टेक्स से आपको एक मीडियन लाइन खींचा गया है, सी से एक मीडियन लाइन खींचा गया है। ठीक है। तो मीडियन लाइन का मतलब क्या है कि ए और बी को एक पॉइंट पे ये दो सेक्शन में बांट देगा। तो डी क्या हो गया उसका सेक्शन पॉइंट हुआ, दो भागों में बांट रहा है। तो डी को मान लेते हैं कि ए और बी है। डी क्या है ए और बी है। तो डी का वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो डी को ए और बी का वैल्यू क्या होगा 2 - 4 by 2 होगा। और फिर देखिएगा 2 - 4 तो दोनों का तो सेम नंबर है। तो देखिए ए क्या हो गया 2 - 4 by 2 तो -2 by 2 -1 हो गया। फिर एज यूजुअल बी भी क्या हो जाएगा आपका
-1 हो गया। तो ए और बी जब दोनों -1 में आ गए तब क्या निकालना है, सी भी निकल गया और डी भी आपका निकल चुका है, तो सी डी की लंबाई तो आसानी से निकल जाएगा। तो सी डी की लंबाई यहाँ देखिए 5 + 1 का स्क्वायर और -8 + 1 का स्क्वायर, चूँकि यहाँ देखिए 5 और फिर देखिए माइनस है तो ठीक है, और यहाँ देखिए -8 और फिर यहाँ पर क्या है माइनस है, तो यहाँ क्या हो गया 5 माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस हो गया, और फिर यहाँ देखिए कि -8 और फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, दोनों क्लियर है। तो देखिए 5 + 1 का स्क्वायर -6 स्क्वायर, और यहाँ देखिए -8 से 1 जाएगा तो क्या हो गया 7 का स्क्वायर, तो 6 का 36 और -7 का 49, दोनों ऐड कीजिएगा तो क्या हो गया √85 आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा। और ए से बी की लंबाई आपको दिया गया है 5, तो वैल्यू किसका निकालना है पी की, वैल्यू ऑफ टी। तो अब जैसे ये कि यहाँ देख रहे हैं कि ए से बी की लंबाई पूछा गया है और लंबाई आपको दिया भी हुआ है कि 5 है, तो वैल्यू किसका बताना है हमको पी का। तो क्या करेंगे 1 - 4 का स्क्वायर 0 - 4 पी का स्क्वायर का रूट अंडर बराबर कितना होना चाहिए 5 यूनिट, तो आपका दिया हुआ है तो 5 ले लेंगे। और ये जो स्क्वायर है रूट जब बराबर के उधर जाएगा तो 5 का स्क्वायर होगा 25 हो जाएगा। आप ऐसे समझे, नहीं तो बोथ साइड स्क्वायर करते, क्या करें बोथ साइड स्क्वायर, एक वर्ड यहाँ पे लिख दे, सिंपल बेस में समझ में आ जाएगा। तो इसका रूट हट जाएगा और 5 का स्क्वायर होकर 25 आ जाएगा, दोनों बातें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 से 1 गया तो -3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया -p का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, p का स्क्वायर तो वही रहेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अब 9 बराबर के उधर जाएंगे तो 25 - 9 कितना हो जाएगा 16, और p क्या हो गया √16 है, √16 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 क्या हो गया ±4 के रूप में आ जाएगा। जो अभी जस्ट इससे पहले देखे थे, तो डिस्टेंस जो है अगर 2 3 है तो 2 तो यहाँ तक क्या है 2 ये है, ठीक है 3 ये है, तो 2 से इसका ये पॉइंट से जो है इसका डिस्टेंस x एक्सिस की दूरी कितनी है, कितनी दूरी है 3, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। अब देखिए द पॉइंट विच डिवाइडेड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7 - 6, तो 7 - 6 और दूसरा क्या है 3 और 4 इन रेशियो 1:1 के रेशियो में है, तो p का xy आपको बताना है, p का क्या बताना है xy, तो ये सेक्शन फार्मूला है। तो यहाँ क्या होगा x = अब देखिए यहाँ पे MCQ है तो फार्मूला नहीं लेके डायरेक्ट हम आंसर प्रोसेस किया, और कितना इजी वे में आप कर सकते हैं। देखिए 7x का है तो देखो 7 1 डायरेक्ट क्या किए 7 1 3 2 7 1 3 2, तो देखिए 7 1 हो गया और देखिए 3 2, तो 2 3 लिखिए या 3 2 मल्टीप्लाई होके तो वही अंक आएगा, तो 7 1 जा 7 ना 2 3 जा 6, 7 6 मल्टीप्लाई 13/3, क्लियर हो गया। फिर देखिए y का सेक्शन कैसे हो रहा है, तो y का सेक्शन फिर वही काम करें -6 × 1 और 4 × 2, तो यहाँ देखिए -6 × 1 और 4 × 2 2 × 4 या 4 × 2, और यहाँ पे आप m1 m2 ये सब से अच्छा है कि डायरेक्ट आप सॉल्यूशन सेट पे फोकस करें जिससे आपको क्विक आंसर आ जाए। तो देखिए -6 1 2 -6 2 4 जा 8 और 2 1 को ऐड किए 3 8 से 6 गया 2/3, तो अब ये दोनों अंक तो प्लस में है, दोनों अंक क्या है प्लस में है, तो दोनों यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस क्या फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पे आपका क्वेश्चन का आपका रूप हो गया कि ये किस में आना चाहिए फर्स्ट सेक्टर में भी आएगा, ये भी क्लियर हो गया, और नंबर भी आपके xy का निकल चुका है। क्लियर हुआ, कहीं कोई दिक्कत है? नो सर।